जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माई सेल्फ कमल और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पंचशीला एकेडमी पर, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आज हम नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। ओके, तो रेजिस्टेंस को टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से टेम्परेचर रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता है, वो कैलकुलेशन, उसके बारे में हम आज जानेंगे आज के लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, तो शुरू करते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस का पिछली क्लास में आपने फॉर्मूला स्टडी किया था, R इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक है, यहाँ पर जो सारे जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें m हमारा मास को स्टैंड करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। l लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। n आपके नंबर ऑफ फ्री चार्जेस है, फ्री चार्जेस। और इसमें इलेक्ट्रॉन ई जो यहाँ पर है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए हमारे कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और लास्ट और काम की चीज आज के लेक्चर की वो है टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो दो टक्कर जब इलेक्ट्रॉन की होने वाली है, इन दो टक्करों के बीच का जो टाइम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका बड़े रिलैक्स मोड में इस एंड से भागकर इस एंड तक पहुंच रहा है, दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। और इसको डिनोट किया करते हैं हम लेटर टाउ की हेल्प से। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लेंथ और एरिया पर डिस्कस किया था कि लेंथ और एरिया बदल देने से किसी वायर के रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, अब इसमें मास और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट है, इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। साथ में जो मटेरियल हम यूज करने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेस भी, कोई एक सिंगल मटेरियल होगा हमारे पास, या तो एल्यूमिनियम ले लो या कॉपर ले लो या कोई भी एक मटेरियल ले लो, तो वो उसके लिए नंबर ऑफ फ्री चार्जेस भी क्या हो गए, कांस्टेंट। अब लेंथ और एरिया की डिस्कस हम आज नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, टाउ के ऊपर। टाउ है रिलैक्सेशन का टाइम, और ये रिलैक्सेशन का जो टाइम है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब इससे टेम्परेचर को क्या फर्क पड़ने वाला है, तो जब भी हम किसी कंडक्टर या मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन भागकर जब आ रहा है, यहाँ पर किसी एटम को वो टक्कर स्ट्राइक करता है, कोलिजन होता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसे कुछ टाइम लगता है। अब इसके पास है थोड़ी थर्मल एनर्जी, 10⁵ मीटर पर सेकंड वाली। कितनी स्पीड है इसके पास, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपका ये इलेक्ट्रॉन भागकर कहाँ जा रहा है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो यहाँ से यहाँ जब भागकर जाएगा तो कुछ टाइम टेकन करेगा और यहाँ की कुछ डिस्टेंस को ये कवर कर लेता है। अब जैसे ही इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ जो थर्मल वेलोसिटी होगा, टी थर्मल, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और ये तेजी से भागकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब तेजी से भागकर जाएगा तो इस डिस्टेंस को बहुत शॉर्ट टाइम में ही ये कवर कर लेगा और टाउ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज। तो जो रिलैक्स का टाइम है वो डिक्रीज हो गया।
बेचारा को आराम करने का समय कम हो गया, जा रहा है बार बार टकरा रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर टकरा रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या हो चुका है? इंक्रीज। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से थर्मल वेलोसिटी भी चेंज आया, वो इंक्रीज हो गई। तो अब जो कोलिजन, जो पहले कोलिजन 1 घंटे 2 घंटे में होते थे, अब वो कोलिजन हर 5 मिनट में हो रहे हैं। तो 1 घंटे में एक कोलिजन, और यहाँ पर हर 5 मिनट में एक कोलिजन, मीन्स 1 घंटे में अब कोलिजन कितने हो गए? 12 कोलिजन। अब इतने कोलिजन रास्ते में क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। अब कोलिजन जितने ज्यादा होंगे, हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था, कोलिजन जितने ज्यादा, रेजिस्टेंस भी उस कंडक्टर का उतना ही ज्यादा होगा। सो कोलिजन इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा रिलैक्स का, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपके कोलिजन्स भी बढ़ते जाएंगे। और जितने ज़्यादा कोलिजन्स रास्ते में आते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा? आपकी जो रेजिस्टेंस है वायर की, वो लगातार इंक्रीज होते चले जाएगी। ओके, तो इस टेम्परेचर का डिफरेंट मटेरियल पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, वो हम बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली डिस्कशन हम करते हैं मेटल या किसी कंडक्टर पर। जनरली सारी मेटल्स क्या होती है? हमारी कंडक्टर्स होती है। तो कंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, उसकी जो रिलैक्सेशन का टाइम है, सॉरी थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज। और थर्मल वेलोसिटी जब जब इंक्रीज होगा, उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, वो क्या होगा? डिक्रीज। और टाउ डिक्रीज होने से नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड क्या हो जाएंगे? हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे जैसे टाउ डिक्रीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज, और वैसे वैसे हमारे मटेरियल का कोलिजन बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ जाता है? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब जब मेटल या कंडक्टर की बात आएगी, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हर बार आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आपको इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, रीजन है विथ इंक्रीज इन थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड डिक्रीजेस। ये रिलैक्सेशन टाइम पीरियड क्या हो रहा है? डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज, रिलैक्सेशन डिक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन increase, and finally resistance of this material is also increases. ओके, और रेजिस्टिविटी यहाँ पर जो है, वो रेजिस्टिविटी तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री चार्जेस के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ फ्री चार्जेस आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि फ्री चार्जेस नहीं मिलेंगे, बढ़ेंगे फ्री चार्जेस इसके अंदर। लेकिन वो जो फ्री चार्जेस बढ़ रहे हैं, उनकी कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है। कंपैरिजन किसकी? जैसे हम बात करें कंडक्टर की, तो इसकी पर यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कितने होंगे हमारे? 29 इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम पर हमारे पास कितने चार्ज हैं? यहाँ पर 29 चार्जेस हमारे पास है, करोड़ों चार्ज हैं, करोड़ों। और टेम्परेचर बढ़ने से अगर थोड़े चार्ज और फ्री हो भी गए हमारे मेटल के, तो उनकी क्वांटिटी जो है वो नेग्लिजिबल है। टी इंक्रीज, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इंक्रीजेस, but its quantity is very minimum. ओके, तो रेजिस्टिविटी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्वांटिटी बहुत मिनिमम है एज कंपेयर टू नेग्लिजिबल। आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टिविटी हमारी कुछ इस तरह से नंबर ऑफ फ्री चार्जेस के बढ़ने से थोड़ी बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि जब जब मेटल की बात आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पर। अब आप क्या कर रहे हैं? कोई मटेरियल ले रहे हैं और उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं।
अब रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ, कोलिजन के इंक्रीज होने के साथ। सो सबसे पहले हमने कंसीडर किया, लेट ए कंडक्टर ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस आर, ये आर नोट, हमने एक कंडक्टर टेकन किया जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है? आर नोट है, एट टेम्परेचर टी। तो टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हमारे पास आर नोट है। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। सो इफ डेल टी टेम्परेचर इंक्रीज्ड, या ये ले ले, इफ फाइनल रेजिस्टेंस of conductor R after increasing temperature del T। इनिशियल टेम्परेचर T था, कुछ टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो फाइनल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया? R। ओके, सो कितना चेंज आया? तो चेंज इन रेजिस्टेंस, दैट चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल हमारे पास R था माइनस इनिशियल, दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। सो दिस चेंज इन रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू initial resistance of the conductor and difference in temperature। so R minus R0 proportionate को हटाया, कांस्टेंट हम यूज कर रहे अल्फा R into del T। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू R minus R0 डिवाइडेड बाय R नॉट into del T। यहाँ एक कांस्टेंट हमने यूज किया है, दैट इज अल्फा। सो हियर अल्फा इज a constant called thermal coefficient, alpha is a constant called coefficient of thermal conductivity। coefficient of thermal कंडक्टिविटी। अल्फा कौन है? आपका कोफिशिएंट है थर्मल कंडक्टिविटी का। ओके, अगर हम यहाँ टेम्परेचर T इज इक्वल टू कंडक्टर का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, सो अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा R माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R0। ओके, अल्फा क्या है? अल्फा इज द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट रेजिस्टेंस। So alpha thermal coefficient of resistance, it is defined as change in thermal resistance। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन थर्मल रेजिस्टेंस को। किस पर? पर यूनिट इंक्रीज, पर यूनिट रेजिस्टेंस इट इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन थर्मल रेजिस्टेंस को पर यूनिट रेजिस्टेंस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना चेंज का रेट हमको मिल रहा है यूनिट रेजिस्टेंस के साथ, दैट रेशियो इज नोन एज अल्फा। ओके, तो अल्फा के लिए यूनिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा का यूनिट होगा हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस ओम बाय ओम, तो ये कैंसिल हो गया, ओम बाय ओम, बचा क्या हमारे पास? टेम्परेचर, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है हमारे पास केल्विन। तो अल्फा का यूनिट क्या हो गया हमारा? पर केल्विन। ओके, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। और इससे हम न्यू रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास है आर नोट इंटू ये सब, तो आर नोट डेल टी लेके आए हम अल्फा के साथ इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट। तो न्यू रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर नोट को इधर भेज दो, आर नोट कॉमन गया तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। दिस इज द रिलेशन टू फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस।
ओके, इसकी हेल्प से हम न्यू रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ने के साथ किस तरह से हमको नया रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, हम इस रिलेशन की हेल्प से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अलॉय। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ अलॉय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अलॉय होती है टू और मोर मेटल का एक मिक्सचर। अलॉयज are the mixture of two or more metals। दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर कर लो, क्या मिल जाएगा हमें? अलॉय। ओके, अलॉय क्या है? दे शो वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा। अल्फा का जो वैल्यू है अलॉय के लिए वो बहुत ज्यादा क्या होता है? माइनर। अल्फा एक्सप्लेन करता है कि कितने टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो अलॉय है दिस शो वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट। थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू अलॉय के लिए लगभग कितनी होती है हमारी? मिनिमम 0 मान सकते हैं। सो रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर, और यही स्पेशलिटी इसको बनाती है एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो इसका जो यूज है अलॉय का वो हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के फॉर्म में, जहां हमको हाई रेजिस्टेंस की नीड लगती है, जैसे टंगस्टन बल्ब के टंगस्टन के अंदर लगती है हमको, आपके हीटर के अंदर लगती है हम लोगों को। तो वहां पर हाई रेजिस्टिव वायर्स के फॉर्म में हम लोग अलॉय के क्या बनाते हैं? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ओके, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ बहुत ही स्लो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये थे अलॉय जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, इनके रेजिस्टेंस में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट पर। इलेक्ट्रोलाइट जनरली होते हैं हमारे सॉल्यूशंस, जो बैटरी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट आयंस को फ्लो करवाने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो बैटरी या सेल है इसके अंदर हमारा ये सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर कैसा है? फील्ड है। मान लीजिए आपने डाल दिया यहाँ पर H2SO4, तो यहाँ पर H2SO4 जैसे इसमें जाएगा H+ अलग हो जाएंगी और SO4 क्या हो जाएंगे? आपके सेपरेट हो जाते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जो सॉल्यूशन थोड़ा थिक था वो अब कैसा हो गया? थिन। अब थिन सॉल्यूशन जब हो जाता है तो आयंस जो यहाँ से मूव करके यहाँ और यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहे थे, जब सॉल्यूशन थिक था तो इनको चलने में बड़ी कठिनाइयां हो रही थी और बार बार क्या हो रहे थे? इनके कोलिजन्स। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में या यहाँ से यहाँ आने में इन्हें ज्यादा समय लगता था। रास्ते का रेजिस्टेंस हमारा क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होने से इनकी जो कोलिजन्स है, लिक्विड थिन हो चुका है, कोलिजन्स अब गिर चुके हैं, तो बड़ी आसानी से यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ पर जा सकते हैं। इट मीन्स फाइनली जो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस होगा वो फॉलिंग डाउन होगा। टेम्परेचर इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, क्या रीजन है? इट हाई टेम्परेचर द डेंसिटी डिक्रीज बिकम्स थिन, सो फॉर आयंस इन इट इजियर टू मूव, दैट रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस। तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा है, ये होते हैं हमारे हाफ ऑफ कंडक्टर्स। मीन्स ये इंसुलेटर भी होते हैं और हमारे कंडक्टर्स भी होते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर पर इनमें कोई भी फ्री चार्ज नहीं होते हैं, ये इंसुलेशन की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें रूम टेम्परेचर पर लेके आते हैं, रूम टेम्परेचर पर इनको थोड़ी थर्मल एनर्जी मिल जाती है, और जैसे ही थर्मल एनर्जी मिलेगी इनके पास नंबर ऑफ फ्री चार्जेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ फ्री चार्जेस जैसे ही इनको मिलेंगे ये कंडक्शन का काम भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टेंस
डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स का यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और इनके टेम्परेचर को राइज करते हैं। जैसे ही इनका टेम्परेचर राइज होगा, इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री चार्जेस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। और नंबर ऑफ फ्री चार्जेस मीन्स मोशन करने वाले, जो चार्ज को जनरेट करने वाले हमारे फ्री चार्जेस होते हैं, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज, और इंक्रीज होने के साथ ही हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज, क्योंकि करंट की जो फ्लो है वो यहाँ पे हमारी बड़ी फास्ट हो जाती है। उस दौरान करंट फास्ट, रेजिस्टेंस कैसा हो गया हमारा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस वेरी रैपिडली, बहुत फास्ट क्वांटिटी में इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे इंसुलेटर। अब इंसुलेटर जनरली क्या होते हैं हमारे, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ अपने अंदर से नहीं होना देते हैं। ओके, सो इनका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज करते चले जाएंगे तो इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज, और एक टाइम के बाद हाई टेम्परेचर जनरेट होने पर इनके जो एटम्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे, और आयोनाइजेशन होने के कारण इनका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद ये कंडक्शन का काम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी हमने इसको सप्लाई की कि इन इलेक्ट्रॉनों को मजबूरन अपने ऑर्बिट को छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा। दिस इज नॉन एज ब्रेकडाउन। सो एट वेरी हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम दी एटम्स, देन दे बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये सब बाहर जैसे ही निकले यहाँ से क्या हो गए, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ड्यू टू विच कंडक्टिविटी इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज। फाइनली इट्स ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर, और फाइनली यहाँ पर इंसुलेशन का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो कंडक्शन का काम स्टार्ट कर देता है। जैसे आपकी ट्यूबलाइट्स, दो एंड के बीच में हमने गैस को फिल किया है, इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट कर दिया कि यहाँ अंदर वाले गैसेस के जो एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकलकर भाग गए, उनका आयोनाइजेशन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट और बड़े काम के हमारे हैं थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर क्या होते हैं, ये कंडक्टर की ही एक स्पेशल टाइप की क्वालिटी होती है, जिसमें अगर आप इस प्रकार के मटेरियल होते हैं कि अगर इनमें आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस बहुत रैपिडली गिर जाती है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे हो जाएगी, बड़ी ही फास्ट हो जाएगी, और इनका इतना ही ज़्यादा हम लोग यूज भी करते हैं। सो दीज आर दैट डिवाइसेस देयर रेजिस्टेंस डिक्रीज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इनका रेजिस्टेंस बहुत ही रैपिडली क्या हो जाता है, डिक्रीज। फॉर दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड इन थर्मोमीटर, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इनका हम यूज कहाँ करते हैं, थर्मोमीटर के अंदर करते हैं। जैसे थर्मोमीटर में हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग मटेरियल लगाया थर्मिस्टर, और यहाँ हमने एक सेल लगा दी, ये माइनस, ओके, और यहाँ से इसका हमने कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या लगा रखे हैं, थर्मिस्टर्स। अब जैसे ही ये थर्मिस्टर हम किसी ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे आजकल थर्मल स्कैनिंग आ गई है, जैसे सिर पर टच करेंगे आपको टेम्परेचर बता देगी, तो ये क्या है, जैसे ही बॉडी के या हीट के कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है इस डिवाइस का, वो रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हीट नहीं है तो रेजिस्टेंस हाई है, और जैसे ही हीट एनर्जी यहाँ इसे मिली, वो हीट एनर्जी मिलने के साथ ही ये सर्किट अपना रेजिस्टेंस पूरी तरीके से क्या कर लेगा, इतना ज़्यादा माइनर कर लेगा कि यहाँ से मिनिमम करंट भी प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, और बैटरी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से हमने एक डिवाइस लगा रखी है, और वो हमको डिस्प्ले पे दिखाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में जो भी वैल्यू वहाँ पर गिवन करेगा, वो हमको डिजिटल मीटर के बेस पे वैल्यू टेम्परेचर की मिल जाती है। तो इस तरह के जो
डिवाइस है ये हमारे कहलाते हैं थर्मिस्टर, जिन पर थोड़ी सी हीट बढ़ाओ रेजिस्टेंस रैपिडली फॉलिंग डाउन हो जाएगा। ओके, क्या क्या यूजेस है? सो टू मेजरमेंट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत मिनिमम टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग में, रिमोट कंट्रोल जो हमारे होते हैं उनमें हम इनका यूज कर सकते हैं, और थर्मोमीटर के अंदर तो ये यूज हो ही रहा है। तो ये है हमारे थर्मिस्टर के यूजेस। ओके, और चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स बहुत काम के मटेरियल होते हैं। ये मटेरियल हमारे ऐसे मटेरियल हैं कि इनका रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है। तो दोज मटेरियल हुज रेजिस्टेंस 0 कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स आर मेड एट वेरी लो टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। तो हमने इसका रिवर्स काम शुरू किया। अब मटेरियल के टेम्परेचर को हम क्या करते जा रहे हैं? डिक्रीज करते जा रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा? डिक्रीज होना है, कोलिजन्स कम हो जाएंगे। ओके, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो सुपर कंडक्टर को ना बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर जनरेट किया जाता है। क्या पर्पस इतने टेम्परेचर पर इन्हें जनरेट करने का? तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फास्ट हो। हमारे जो डिवाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट जितनी फास्ट, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, इनके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को फास्ट मूव कराना चाहते हैं, ताकि हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो वर्किंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सके। और हर फास्ट वर्क करने के लिए हमको रास्ते का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। अब टेम्परेचर हम जैसे जैसे डिक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज करते 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 उस मटेरियल का एक पर्टिकुलर लेवल आएगा, एक पर्टिकुलर लेवल आएगा, और उस लेवल पर उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना कम हो जाएगा कि रेजिस्टेंस अप्रोक्स कितना हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी जहां पर उस मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, उसे हम बोला करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है? टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस लूजेस ऑल इट्स रेजिस्टेंस, अपना कंप्लीटली पूरा रेजिस्टेंस क्या कर देगा? वो लूज कर देगा, कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, और इस फिनोमेना को, दिस फिनोमेनन इज यूज्ड इन सुपर कंडक्टिविटी, और इसी फिनोमेना का यूज किया जाता है सुपर कंडक्टिविटी के अंदर। एंड द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस डेवलप होते हैं आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स। जैसे लेड को डेवलप किया जाता है 7.2 केल्विन पर, 3.7 पर। इस तरह से ये बाकी मटेरियल्स भी इतने मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर क्या किए हैं? जनरेट किए हैं, ताकि इनके रेजिस्टेंस को कम से कम रखा जाए और इनसे इलेक्ट्रिक करंट को उतना ही फास्ट हम टेकन कर सकें। ओके, आते हैं एप्लीकेशंस पर। सो इनका यूज हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आज की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को हम वन प्लेस टू अदर ले जाते हैं। रास्ते में बहुत सारा रेजिस्टेंस आता है तो कोलिजन होते हैं, और कोलिजन होने से ढेर सारी हीट एनर्जी निकलती है, और वो हीट एनर्जी निकल कर कहाँ चली जाएगी? एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोलिजन कम हो सके, रेजिस्टेंस कम हो सके। तो पावर ट्रांसमिशन जहां जहां हमको करना होगा वहां पर हम इस सुपर कंडक्टर का यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड कंप्यूटर के अंदर तो हमें इनका यूज करना ही है। हमको सेकंड्स में सॉल्यूशन चाहिए, तो सेकंड में सॉल्यूशन तभी मिल पाएंगे जब हमारे इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर फास्ट मूव कर पाएगी। तो सुपर कंडक्टर्स के अंदर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन हाई एनर्जेटिक पार्टिकल, किसी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल पर रिसर्च के लिए भी हम इन सुपर कंडक्टर मटेरियल का यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये थे सुपर कंडक्टर्स और ये इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने देखा कि टेम्परेचर किस तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकता है। ओके, तो आज के लेक्चर को ध्यान से पढ़ें, कॉपी में नोट करें, अच्छे से लिखें, याद करें। कोई प्रॉब्लम या कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के हमें सेंड करें। आपके सुझाव, आपके करेक्शन का हम हमेशा वेट करेंगे। ओके, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए पंचशील एकेडमी। ऑल दी बेस्ट।